आज हम जानेंगे गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री में आज गुप्त वंश के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त होते हैं। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी मतलब श्रीगुप्त के बाद कौन आए थे? तो घटोत्कच आए थे। घटोत्कच अपनी राजधानी कौशाम्बी बनाया था। ओके, और इसका उत्तराधिकारी पूछ लिया कि घटोत्कच के बाद कौन आए थे जो गद्दी बैठे थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम बैठे थे। ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम जो होते हैं ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक होते हैं। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में राजा रानी का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त वंश में ऐसे कौन से शासक थे जो राजा रानी का सिक्का चलाए थे? तो क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत प्रारंभ किए थे और ये गुप्त संवत का टाइम पीरियड पूछेगा आपसे 319 से 320 एडी तक होते हैं। एडी का अर्थ होता है ईस्वी। एडी का अर्थ क्या होता है? ईस्वी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, अब समझते हैं आगे। इसका पुत्र आते हैं, इसका पुत्र का नाम रहते हैं समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन होते हैं? समुद्रगुप्त होते हैं। ओके, तो अब हम समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र होते हैं। इसके बचपन का नाम पूछ लिया, समुद्रगुप्त के बचपन का नाम, तो कांच या कांची रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांच खेलते हैं। कांच का अर्थ ये गुल्ली होता है ना, मतलब हाथ में जो लेके ऐसे होते हैं, हाथ में लेके जो मारते हैं, कांची खेलता था बचपन में, इसीलिए इसे बचपन का नाम कांची होता था। ओके, कांच इसका नाम रखा गया। अब देखिए, अशोकादित्य के नाम से कौन जाने जाते थे? तो समुद्रगुप्त ही जाने जाते थे। इसने आर्यावर्त के उत्तर भारत में 9 राजा को जीत का मतलब कि 9 राजा को पराजित किया था। आर्यावर्त जो पड़ता था उत्तर भारत में, उत्तर भारत के 9 राजा को पराजित कौन किए थे? तो वो समुद्रगुप्त ही किए थे। ओके, जबकि दक्षिणावर्त में पूछ लिया तो ये 12 राज को जीते थे, मतलब 12 राजा को पराजित किए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर भारत में कितने राजा को जीता था, कितने राजा को पराजित किया था? तो 9 राजा को पराजित किया था, 9 राज को जीता था। ओके, और दक्षिण भारत में पूछेगा तो 12 राज्यों को ये जीता था। तो मतलब 12 राजा को पराजित किया था। कौन? तो समुद्रगुप्त। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, गुप्त वंश का पहला शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किए थे तो वो कौन किए थे? समुद्रगुप्त। विक्रमा की उपाधि कौन धारण किए थे? तो वो समुद्रगुप्त ही किए थे। अश्वमेधकर्ता किसे बोले जाते हैं? समुद्रगुप्त को बोले जाते हैं। अश्वमेधकर्ता समुद्रगुप्त। इसे कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, कविराज किसे बोला जाता था? समुद्रगुप्त को। तो गुप्त वंश के कौन से शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। ओके, अब देखिए, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने बोला था? तो वो बोले थे विसेंट स्मिथ। कौन बोले थे? विसेंट स्मिथ बोले थे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे, मतलब विष्णु भगवान की पूजा करते थे। ओके, ये संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे, बीना बजाते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रगुप्त क्या बजाते थे? तो बीना बजाते थे, संगीत प्रेमी थे। इसे सिक्कों पर बीना बजाते हुए जो है सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। सिक्कों पर बीना बजाते हुए किसे दिखाया गया है? किसे दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि पूछ लिया आपसे तो हरिश्चंद्र रहते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र, ठीक है, जो कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना करते हैं। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र होते हैं। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र का नाम बताना है आपको। तो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र होते हैं कौन कौन? तो एक का नाम रहते हैं, बड़ा बेटा का नाम रामगुप्त और छोटा बेटा का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं रामगुप्त। देखिए, रामगुप्त के बारे में जानेंगे। यह एक आयोग शासक होते हैं। रामगुप्त जो है आयोग शासक होता है। ये शक राजा होते हैं, रुद्र सिंह तृतीय से हार जाते हैं। मतलब कि रुद्र सिंह तृतीय से जो है ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, और रुद्र सिंह तृतीय जब हार जाते हैं, मतलब रुद्र सिंह तृतीय से जब रामगुप्त हार जाते हैं और रामगुप्त जो है रुद्र सिंह तृतीय के सामने अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो इसकी जो पत्नी रहती है ध्रुवा देवी, ठीक है, ध्रुवा देवी जो रहती है, ध्रुवा देवी को ये मतलब दे देती है कि आप मेरी पत्नी को ले जाइए।
कौन बोलते हैं ये बात? ये रामगुप्त बोलते हैं कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ, आप मेरी पत्नी को ले जाइए। जब ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलता है तो ये फिर जो है मतलब ये चले जाते हैं और रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कौन करते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय करते हैं। और लास्ट में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है रामगुप्त की भी हत्या कर देते हैं। जब रामगुप्त की जब हत्या हो जाती है तो ध्रुवा देवी तो विधवा हो जाती है। उसके बाद जो है ध्रुवा देवी से चंद्रगुप्त द्वितीय जो है क्या करते हैं, वह विवाह रच देते हैं, विवाह कर लेते हैं। ओके, तो यही चीज़ लिखा गया है कि ध्रुवा देवी चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ संयंत्र रच के रामगुप्त की हत्या कर दिया जाता है। और इस सब की जो जानकारी मिलती है विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्र गुप्तम में मिलती है। ठीक है, इस सब की जानकारी। अब देखते हैं आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानते हैं, जो एक अच्छा शासक था। अब देखिए ये क्या किया है, तो शकों का अंत। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त वंश के ऐसे कौन से शासक थे जो कि शकों का अंत किए थे, तो वह किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। सकारी की उपाधि भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ही किए थे धारण। इसके दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान आए थे। कब आए थे? तो 399 AD से लेके 444 AD तक रहे थे। ओके, अब देखिए और सभी पुस्तक मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि चीनी यात्री जो विद्वान आए थे फाहियान का अगर बुक पूछ लिया आपसे तो याद रखिएगा फो से फाहियान फो यू की, फो से फाहियान फो से फो यू की। ठीक है, तो फाहियान की बुक का नाम पूछेगा तो फो यू की। ओके, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ओके, इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे। ठीक है, जिसे नवरत्न कहा जाता था। किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में भी रहते थे, याद रखिएगा, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए नवरत्न में कौन कौन शामिल थे वो देख लेते हैं। तो पहला याद रखिएगा कालिदास, फिर धन्वंतरी, शंकु जो कि एक वस्तुकार था। ठीक है, धन्वंतरी चिकित्सक था, कालिदास लेखक था। तो फिर से बोल देते हैं नवरत्न में, नवरत्न मतलब हो गया 9 गो रत्न, 9 गो विद्वान। ठीक है, कौन कौन शामिल थे? तो पहला कालिदास, फिर धन्वंतरी, कालिदास लेखक थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, शंकु वस्तुकार थे, छपनक ज्योतिष शास्त्र थे, फिर घटपर थे, बरुचि थे जो कि विद्वान थे, बरामिहिर थे जो कि गणित के ज्ञाता थे। ठीक है, खगोल विज्ञान के ज्ञाता थे बरामिहिर। उसके बाद जो है बेताल भट्ट थे जो एक जादूगर थे, अमर सिंह थे जो कि कोषाकार थे। ओके, ये सब नवरत्न रहा करते थे। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। मेन जो था वो हम बता दिए। अब देखिए कालिदास का बुक का नाम याद रखना है आपको, तो रघुवंशम कालिदास की बुक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, तो रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। कुमार संभवम कालिदास, मेघदूतम कालिदास, विक्रमो उबरसी कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, भारत का शेक्सपियर कालिदास। ठीक है, तो एक चीज नोटिस करिएगा, जितना में भी लास्ट में मोह लगा है, ठीक है, मोह लगा है, सब में आंख मूंद के आपको कालिदास मार लेना है। जैसे कि कुमार संभवम लास्ट में मोह है, कालिदास मारिए। मेघदूतम लास्ट में मोह है, कालिदास मारिए। शकुंतलम लास्ट में मोह है, कालिदास मारिए। ठीक है, उसके बाद मालविका अग्निमित्रम लास्ट में मोह है, कालिदास मारिए। ठीक है, ये सब आपको ट्रिक बताए छोटा छोटा, ताकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन गिरे तब कंफ्यूज ना होइए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुमार गुप्त के बारे में। ओके, कुमार गुप्त के बारे में जानेंगे। कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप समझते हैं ध्यान से। ये क्या करते हैं? तो महायान शाखा के शिक्षा के लिए, महायान शाखा की शिक्षा के लिए ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाते हैं। कौन? कुमार गुप्त। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कराते हैं गुप्त वंश के शासक? तो कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा दी जाती है? तो महायान शाखा की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। विश्व का पहला छात्रावास जो क्या किया था? हॉस्टल की सुविधा दिया था। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, विश्व का पहला छात्रावास की सुविधा देने वाला जो विश्वविद्यालय थे वह कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय थे, जो कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। 1198 में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। कौन? बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है,
महेंद्र दत्त की उपाधि कौन धारण किए थे? महेंद्र गुप्त। महेंद्र गुप्त की उपाधि कौन धारण किए थे? तो क्या बोलेंगे? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। मंदसौर अभिलेख किसका है? कुमारगुप्त प्रथम का है, मतलब कुमारगुप्त का है। ओके, अब देखते हैं आगे। अस्कनगुप्त। अस्कनगुप्त जो है ये हूनों का आगमन, अस्कनगुप्त के समय जो है हूनों का आगमन हुआ था, याद रखिएगा। और इसकी जानकारी जो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हूनों का आगमन किसके समय हुआ था? तो अस्कनगुप्त के समय हुआ था। ठीक है, हूनों का आगमन। ठीक है, हूनों का आगमन विफल रहा, मतलब हूनों के आगमन को विफल कौन किया? अस्कनगुप्त किए थे। इसने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कौन कराए थे? अस्कनगुप्त कराए थे। ठीक है, अब इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो सुदर्शन झील के निर्माण जो करवाए थे अस्कनगुप्त, इसकी जानकारी जूनागढ़ के अभिलेख में मिलती है। जूनागढ़ का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। उसके बाद जो है जब ये निर्माण कराया था, सुदर्शन झील का जब निर्माण कराए थे, तो उसने क्या किया था? पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रांत का क्या नियुक्त किया था? तो गवर्नर नियुक्त किया था। कौन? अस्कनगुप्त। अब देखते हैं आगे। उसके बाद जो है भानुगुप्त आते हैं। भानुगुप्त क्या करते हैं? तो इसका जो एरन अभिलेख है इसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा का प्रथम जानकारी किससे मिलता है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख से मिलता है। उसके बाद विष्णुगुप्त। इस वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं? विष्णुगुप्त होते हैं। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन होते हैं? विष्णुगुप्त। ओके, गुप्त वंश के सभी शासक देखते हैं क्रम के हिसाब से, तो समझते हैं ध्यान से। पहला शासक गुप्त वंश के संस्थापक ही होते हैं श्री गुप्त। उसके बाद कौन आते हैं? घटोत्कच आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, समुद्रगुप्त आते हैं, रामगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, कुमारगुप्त आते हैं, अस्कनगुप्त आते हैं, भानुगुप्त आते हैं, विष्णुगुप्त आते हैं। इस तरह से आते हैं। ओके, क्रम के हिसाब से आपको याद रखना है। उसके बाद जो है इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है।